गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा भारतीय संविधान का सेशन स्टार्ट होने वाला है। और हालांकि भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट में सबसे छोटा है। और छोटा भी है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट वे में छोटा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है दिए जाते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से अच्छे सवालों को, यानी कि मैक्सिमम सवालों को अटेंड जो करके और सही आंसर आप दे सकते हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, भारतीय संविधान को समझने के लिए सबसे ये पहले इसके बेसमेंट को जानना होगा, यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास, यानी कि इसकी स्टार्टिंग जो है कहाँ से होती है। तो वहीं से हम इसको करेंगे, स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन आगे की चीज़ों को हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान में क्या-क्या चीज़ें ये रखनी है। तो भारत का संविधान जो है जनरली एक दिन की उपज ये नहीं थी, ठीक है? ये जो है वर्षों के अनुभव और ये माँग का ये क्या है, ये जो है जो भी परिणाम है, ये भी ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। और इसकी ये जड़ें जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम से ये जुड़ी हुई हैं। यानी कि जनरली आप लोग जो है कह सकते हैं कि जब से भारतीय यहाँ गणराज्य में स्वतंत्रता की जो लहर जो थी स्थापित होती है, वो तभी से माना ये जाता है कि भारत में संवैधानिक स्थिति का ये विस्तार होना शुरू हो गया, ठीक है? तो इन चीज़ों को हमेशा माइंड में आप लोगों को ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, आगे की जो रूपरेखा को अच्छे से इसको रब देखिएगा, ठीक है? अब हालाँकि आप लोगों को थोड़ा साफ आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको साफ दिखे। देखिए, अगली ये लाइन हमसे यहाँ पर ये क्या कहती है कि भारत का संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ में प्रारंभ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है ये व्यापार के उद्देश्य से भारत में यहाँ पर आई थी। और ये आई थी तो इसने किसकी सहमति ये लेकर आई थी, तो वो भी एक जो है ये आधार है हमारे यहाँ पर संविधान का, ठीक है? वो अब इसलिए क्योंकि देखिए, अब इनके आगमन के साथ ही भारत की जो स्थिति थी वो धीरे-धीरे वो जो है परिवर्तित जो है होने लगी। और ये परिवर्तन ऐसा रहा कि आने वाले समय में जहाँ पर ब्रिटिश शासन जो है यहाँ पर लागू हो गया, ठीक है? और ब्रिटिश शासन लागू होने के ये बाद में होता क्या है कि भारत स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की ये माँग जो है वो शुद्ध रूप से आगे आने लगी थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही भारत में संवैधानिक इतिहास का एक ये रीजन थी, यानी कि ये आरंभिक स्थिति यही थी। क्योंकि देखिए, 1600 ईस्वी में ये लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश महारानी एलिज़ाबेथ फर्स्ट के राज्यादेश के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इन्हीं के सहमति से ये अगले 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का इनको राइट जो है दिया जाता है। और उसी के सापेक्ष में यह जो है ये दक्षिण-पूर्वी ये देशों के साथ में ये व्यापार करने के लिए ये निकल पड़ते हैं और भारत में ये चले आते हैं। ठीक हो गया? तो अब इनकी स्थिति को ध्यान में जो है आप लोग यहाँ पर जो है जो भी रखिएगा। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये विपिन जी कुछ लिखो मत इस पर। अब देखिए, अब ये चीज़ें आगे अब इसको हम देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भारत में ये ब्रिटिश शासन को 2 भागों में विभाजित यहाँ पे किया जा सकता है। देखिए, अब ये इसलिए 2 भागों में विभाजित यहाँ पे ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो जो पहला जो भाग होता है वो कंपनी के शासन के अधीन रूल के माध्यम से ये जो होता चलता है। और जो दूसरा जो भाग होता है वो जो ताज, यानी कि वो ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट हाथ में वो सेशन जो है चला जाता है। तो इसलिए भारतीय यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन के 2 भाग जो है कहे जाते हैं, ठीक है? अब वो कौन-कौन से थे? जो पहला था वो था इनडायरेक्ट, जो कि ये कंपनी के शासन के रूप में था। और दूसरा था वो था डायरेक्ट, जिसे कहा जाता है क्राउन या ताज का शासन या ब्रिटिश शासन, ठीक है? तो इतनी चीज़ें ध्यान में आप लोगों को रखना है। आगे देखिए, आगे क्या-क्या चीज़ें अब होने वाली हैं। अब देखिए, कंपनी का शासन जो है कब से कब तक रहा और जब कंपनी का जो ये शासन काल था, अब ये कैसे हटा और क्या-क्या हुआ? उसके बाद ऐसा जो क्या होता है कि कंपनी
का जो शासन की समाप्ति होती है और यहाँ की सत्ता जो पूर्ण रूप से ब्रिटेन के हाथों में चली जाती है डायरेक्ट, ठीक है? तो पहले तो हम जान लेते हैं कि कंपनी के शासन के समय में क्या-क्या हुआ। तो देखिए 1773 में एक जो है एक्ट ये लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो यह जो है कौन लेकर आया था? यह ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी। ये क्यों लेकर आई थी? क्योंकि कंपनी का जो शासन शुरू हुआ था यहाँ पर, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। इसके बारे में आगे हम डिटेल में इसको हम देखेंगे, बस शॉर्ट में ध्यान रखिए। अगला जो आता है ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, यानी कि 1781 में ये सेटलमेंट ये आता है, रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन के सापेक्ष में इसे जो है लाया जाता है, ठीक है? और जो अगला है 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट। ये सारे के सारे बहुत बार जाऊँ ये सभी जो है पूछे गए हैं, आ सकते हैं कब ये पारित हुआ था, क्या-क्या हुआ था, तो इनके बारे में आगे डिटेल में है। तो अगला जो है 1800 ये जो है 13 का ये चार्टर एक्ट है, फिर 1800 ये आपका 33 का ये चार्टर एक्ट है। अब इस 1833 वाला इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है? और अगला है आपका कि 1853 का चार्टर एक्ट, तो इसमें भी कुछ संशोधन हुए थे, उन्हें हम आगे देखेंगे। तो ये था कंपनी के शासन के समय में ये चीज़ें मतलब हो रही थी और ये सब चीज़ें लाने वाला कौन था? ये भी ध्यान में ये रखिएगा, ये कंपनी ये सब चीज़ें लेकर नहीं आ रही थी। यानी कि ये कंपनी का जो शासन रहा है, ये 1773 से 1858 के बीच का रहा है और ये जो सब चीज़ें आई हैं, ये सब जो है ब्रिटिश सरकार ये लेकर आई थी। कंपनी जो व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पर आई थी भारत में, यहाँ फैल चुकी थी, तो उनके ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण आदि ये चीज़ों को देखने के लिए ये सब चीज़ें समय-समय पर ये जो है, ये लागू होती रही हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्या होता है कि जो कंपनी का शासन जो होता है वो समाप्त हो जाता है और यहाँ से जो है ताज का शासन की स्टार्टिंग होती है, जो कि समयकाल है 1858 से 1947 का, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में सभी लोग यहाँ पर रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं आगे। अब ये जो है कंपनी का शासन समाप्त होके ताज का शासन ये कैसे हुआ? देखिए, एक आप लोगों ने आंदोलन सुना होगा, आंदोलन नहीं उसे जनरली विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1857 का, ठीक है? आप सभी लोग ये जानते होंगे कि ये आखिर में है क्या चीज़। तो अब जब 1857 का ये जो ये रिवोल्ट हुआ था, तो ये ऐसी स्थिति थी कि जब इस विद्रोह ने जो है ब्रिटिश शासन को जड़ से हिला दिया था। लेकिन फाइनली होता क्या है कि ये ब्रिटिश शासन जो है वो इस रिवोल्ट को ये जो है दबाने में ये सफलता इसके हाथों में लगभग लग जाती है। लेकिन अब क्या है कि पीछे जो है ये ब्रिटिश शासन जो है सब ये देख ये रही थी कि ये चीज़ें हो रही थी, तो अब उनको यह लगा कि भई अगर ऐसा ही हुआ तो भविष्य में जो ये भारतवंशी लोग हैं, ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। तो उसने क्या किया कि ठीक है, तो उसने सारी जो कंपनी के शासन की जो इनडायरेक्टली शासन उनके हाथों में था, तो उसको हटाकर इन्होंने अपने हाथों में डायरेक्टली ले लिया और जब डायरेक्टली जो ले लिया तो बहुत सारे अधिनियम जो है लाए गए, जो कि भारत के लोगों को के ऊपर रूल करने के लिए जो है लागू यहाँ पर जो भी किया गया। अब तक हमने कंपनी के शासन में जो भी चीज़ें हमने लगभग देखी थी, तो ये जो भी चीज़ें थी, ये जनरली जो है लोगों के ऊपर ये जो भी एक्ट थे, चार्टर थे, ये सभी जो थे ये ब्रिटिश सरकार ही ला रही थी, लेकिन ये लोगों के ऊपर ये राज जी करने ये वाली पॉलिसी ये नहीं थी। ये जो थी कंपनी के शासन के लोग यानी जो कंपनी के जो लोग थे उनके ऊपर रूलिंग जो करने हेतु इन चीज़ों को लाया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश शासन के हाथों में अब यानी कि ब्रिटास के हाथों में जब जब ये शासन का ये बागडोर जो है चली गई, ले लिया उसने अपने हाथों में, ठीक है? तब इन्होंने भारत पे रूलिंग जो है डायरेक्ट वे में करना शुरू कर दिया और जितने भी इनके बाद में जितने भी जो अधिनियम आए वो सभी जो है भारत के लोगों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए गए थे जिसमें से जो फर्स्ट है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक हो गया? अब देखिए अब हालाँकि जो कंपनी का जब शासन था उस समय भी गवर्नर और ये सब पोस्टें हुआ करती थी, तो ये सब पोस्टें जो है ये जो कौन लेकर आता था? ये सब पोस्टें जो हैं
ब्रिटिश सरकार ही लेकर आई थी, उसी ने ही स्थापना जो बंगाल के माध्यम से ये सब चीज़ें जो रखी थी, क्योंकि उन्हें कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना था, ठीक हो गया? लेकिन ये बाद में जो है ये पूरे भारत का इनके हाथों में कंट्रोल यहाँ पर आ गया। तो अब ये भारत शासन अधिनियम ये आता है, उसके बाद में बहुत सारे भारत शासन अधिनियम जो है लाए जाते हैं, 1861 का है, 92 का है, 1909 का है, मिर्ले मांटू ये सुधार भी ये जो है लाया जाता है। फिर एक भारत शासन अधिनियम आता है 1919 का, एक आता है, फिर चौथा है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। तो यही ऐसा भारत शासन अधिनियम था 1935 का, जिसे जो है कहा जाता है कि इसी से हमारे जो ये मूल संविधान जो अभी वर्तमान में है, तो हमारे मूल संविधान की नींव जो है वो इसी को ही कहा जाता है। यानी कि 80% जो चीजें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक हो गया? और अगला जो आता है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये लास्ट इनका ये अधिनियम था, इसके बाद में इनको फाइनली जो है भारत को स्वतंत्र जी करके वापस जाना पड़ा। तो ये तो थी दूर रूपरेखाएं इनकी कि ये कब कब जो है क्या क्या हुआ और किनके शासनकाल में हुआ। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं आप कंपनी का शासन, जो अभी हमने इसको देखा था वन बाय वन। ठीक है? तो अब देखिए, अब ये कंपनी के शासन में जो भी टॉपिक है इसको अब हम देख लेते हैं। मैंने आपको एक शॉर्ट वे में समझा दिया है। जो फर्स्ट है आपका है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब इस एक्ट के माध्यम से होता क्या है, तो इसमें है इस एक्ट जो तहत लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये बनाया गया था। ये सवालों में कई बार आ चुका है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है जो कौन था। तो देखिए, जो एक नाम होता है केवल गवर्नर का, है ना, एक होता है नाम केवल गवर्नर का, गवर्नर। फिर यही नाम जो है बाद में ये जो है परिवर्तित होकर हो जाता है गवर्नर जनरल। ठीक है? फिर यही नाम बाद में परिवर्तित होकर हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल। फिर यही नाम बाद में परिवर्तित होकर हो जाता है भारत का वायसराय। तो इन सभी चीजों को आपको वन बाय वन समझना है और अपन जानना है। अगर हम शुद्ध रूप से गवर्नर की बात हम करें तो बंगाल का पहला गवर्नर जो कौन था, तो एनीवन कोई आंसर अगर जिसको मालूम है तो आंसर आप लोग मुझे देंगे। तो ये जो अब ये अगली जो ये स्टेप है आपका, यानी कि बंगाल का ये पहला गवर्नर ये जनरल, ठीक है, तो ये था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है? तो गवर्नर ये जनरल शब्द को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ये बाकी चीजों को मैंने समझा दिया, आगे और भी चीजें आपकी ये क्लियर होंगी। तो अगले आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगला जो इसमें ये आपको यहाँ पे क्या हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है। तो संवैधानिक इतिहास के दृष्टिकोण से इस एक्ट का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा ही कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो है शुरू हुआ था। मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि जब ये कंपनी का शासन का समय काल चल रहा था, तो ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटिश सरकार का आज कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर था, जो कि जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से ही होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। कभी आपसे पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को जो है किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का ये नाम दिया गया, तो ध्यान में आप लोग हमेशा रखिए ना कि इसका आंसर ये है। ठीक है? तो चलिए आगे हम अब यहाँ पर ये बढ़ेंगे। वर्तमान का ये चेन्नई और वर्तमान का ये मुंबई, इन दोनों के गवर्नर जनरल को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया। और यानी कि अब शुद्ध रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो तीन बड़ी बड़ी ये सिटियां थी, इन ये तीनों का एक ही गवर्नर जनरल हुआ, जिसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगला है इसमें कि अब इसमें और क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट में, और क्या क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहली बार कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जो कार्यों को मान्यता भी दी गई। भाई वो जो भी काम करेगी उसके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों को ही स्वीकार, यानी कि उसको जो है खुली छूट लगभग दे दी गई कि आप ये काम करने में स्वतंत्र हो। और जबकि इससे अगर पहले की हम बात करें
तो ये केवल व्यापारिक ये कंपनी के रूप में कंपनियों को जो दर्जा जो है प्राप्त हुआ था, सिर्फ इसीलिए व्यापार करती थी। बाद में राजनीतिक और प्रशासनिक जो भी कार्य थे, ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उनको दे दिए गए, ठीक है? और वहीं से क्या होता है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी। अब भाई ज़ाहिर-सी बात है, जिसके हाथों में कोई पावर अगर दे दी जाए, तो वो उस पावर का इस्तेमाल तो कहीं न कहीं पर वो करेगा ही। तो बाद में इसी रूप में कंपनी और उसके ऊपर के जो लोग थे, इन्होंने ये सभी ये जो भी ये दिए गए थे पावर्स, उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। और रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम थे, ठीक है? और इनके साथ में 3 और न्यायाधीश थे। ये नाम कई बार आता है, पूछा भी ये जाता है, कई बार ये सवालों में आ चुका है, ये कौन थे? और एक बार सवाल में ये भी दिया गया था कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है? और इसमें क्या किया गया है भई? और इसमें किया गया है कि अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार वो उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो कोलकाता का जो उच्चतम न्यायालय था, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? अब ये भी सुन लो, इसमें तो सन नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है? 1774 इसका आंसर है। तो यानी कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, उसके अगले साल इसकी स्थापना हुई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी, ठीक है? तो ध्यान रखना। और ये सब चीज़ें इसमें मतलब कि हुई थी। और इसके अलावा भी एक चीज़ और हुई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। अब इनका ये काम क्या था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही आपके ये गवर्नर ये जनरल के लोग भी हुआ करते थे, जो उनकी कार्यकारिणी के लोग थे, ठीक है? अब इसका क्या कार्य था? राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। मतलब कि जैसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था, अब यह जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक हो गया? तो ये तो अपनी जो काम करना था, ये अपना काम करेगा। उसके उसके बावजूद भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। अब ये क्या काम करती थी? इसमें सभी भी ब्रिटिश थे और ये ब्रिटिश शासन के ही लोग थे। इस डायरेक्टर्स बोर्ड का ये क्या काम था? इसका यह काम था कि जो कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है, जो कि जिन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक जी कार्यों की मान्यता भी दे दी गई है, इनकी सभी एक्टिविटीज़ को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, ये ब्रिटिश सरकार को सूचना देता था। कम यानी कि कंपनी के लोगों की जानकारी देने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, ठीक है? तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए आगे हम अब बढ़ेंगे। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से एक सवाल ये पूछा था, आप लोगों ने आंसर ये जो है दिया नहीं था, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो अगला आता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये भी कई बार आ चुका है। तो अब ये 1781 में इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में अगला जो है जो पीट्स इंडिया एक्ट है, जो कि 1784 में इसकी स्थापना ये जो है हुई थी और ये एक्ट जो है लाया गया था, मतलब ठीक है। तो कभी-कभी सवालों में यह भी दिया जा सकता है कि आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी ये नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है? कि डेवलपिंग एक्ट जो पहले आया या बाद में आया, या पीट्स इंडिया एक्ट जो पहले आया या फिर बाद में आया। तो इस सीरीज में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब क्या होता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको समझ लो। अगर कोई डिस्प्ले पे देख रहा है तो देखिए, नहीं तो आँखें जो है बंद भी करके आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए अब कोई भी चीज़ लाई जाती है पहली बार में ना, हो सकता है कि वो उसमें कोई ना कोई दोष वो निकल कर आ जाए, यानी कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल ना हो। तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अब क्या बोल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सांसद वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। तो ये ध्यान रखना था कि एक व्यक्ति था ब्रिटिश सांसद, उसका नाम था वर्क, और इसकी सुझाव पर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और क्या था इसमें, इस एक्ट को संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है, यानी कि ये बंगाल जुडिकेचर एक्ट, ठीक है? तो ये नाम भी ध्यान में, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कि लॉ बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक हो गया? ये चीज़ें भी मतलब कि जो कंपनी के शासन को मतलब को दे दी गई कि अब वो लॉ भी बना सकती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में। ये अभी वर्तमान के नाम है, लेकिन पहले की
के समय में हम देखें तो ये बिहार उड़ीसा लगभग नहीं थे, ये बहुत बड़ा एक जो है बंगाल ही था, ठीक है ना? जो कि बाद में फिर ये बंगाल विभाजन के रूप में सामने ये आता है, तब ये उड़ीसा और अन्य राज्यों की स्थापना होती है, लेकिन उस समय केवल वो बंगाल था। तो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी दोष थे उसमें दूर उन्हें करने के लिए इस एक्ट के द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना यहाँ पर की गई। ठीक है, बस सीधा सा संबंध है, मतलब संबंध है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का कि रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए लाया गया, बस फिलहाल ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या है कि राजस्व मंडलों की स्थापना इसमें हुई, और ये किस लिए? क्योंकि राजस्व संबंधी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि उस समय कोई ऐसी लॉ कानून जो है नहीं हुआ करता था, ठीक है, जिसकी ये वजह से कोई भी चीज़ रन हो पाए। लेकिन धीरे-धीरे ये एक्ट जो है जा रहे थे, बाद में ये एक संवैधानिक ये रूप जो है ये मतलब लेंगे आगे जाकर, यानी कि संविधान के रूप में ये परिपूर्ण हो जाएँगे, ठीक है। तो कंपनी के जो भी अधिकारी थे, अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर हो गए, ठीक है। तो उनको जो है इस न्यायालय की सीढ़ी से इनको बाहर कर दिया गया। दैट मीन्स कि अगर ये शासकीय जी कार्य के रूप में कुछ भी करेंगे, तो उनके ऊपर उच्चतम न्यायालय यानी कि जो कलकत्ता में उस समय जो बनाया गया था, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो उनको एक और छूट लगभग दे दी गई, ठीक हो गया। तो अगला है आपका कि इसी में कि अंग्रेज अधिकारियों को अपने आज्ञाएँ और ये तथा आदेश लागू ये करते समय भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों को ये क्या ये करना था, तो उनको उनके रिवाजों को भी ध्यान में रखना होता था। ठीक है? तो ये इस एक्ट में लाया गया था, लेकिन रियलिटी जो है क्या, वो सब आप लोग जानते हैं। तो लिखना थोड़ा-सा लिखी हुई वो सारी बातें वैसे वो जो दिखावटी होती हैं, ठीक है? तो बस एक लाइन में मैंने आपको समझा दिया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का उद्देश्य क्या था। अगला है लिपिड्स इंडिया एक्ट 1784 इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें चीज़ें आती हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के बाद अब ये बाद में ये भी फेल हो जाता है। ये जो लाया तो ये अच्छी सोच के साथ में लाया गया था, लेकिन ये जो है ये कामयाब नहीं होता है। अब ये नहीं हुआ तो कुछ और जो है लाना था, तो अब लिपिड्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के बाद पिट्स इंडिया एक्ट ये लाया गया, और जिसका उद्देश्य क्या था, कंपनी के द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। मतलब समझ रहे होंगे कि जो भी ये एक्ट थे, ठीक है, ये ब्रिटिश शासन ये जो बनाती थी, और इसके ऊपर उनका ये कहना था कि जो ईस्ट इंडिया ये कंपनी है, ये अब जहाँ-जहाँ पर जो फैलेगी, वो सारे क्षेत्र जो है ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि जो ब्रिटिश शासन के अधीन में आ जाएँगे। ठीक हो गया? तो ये जो है लाया, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लाने का एक रीज़न यही था महत्वपूर्ण वाला, तो इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका कि गवर्नर जनरल की के ये परिषद की सदस्यों की संख्या जो है ये 4 से 3 जो है जो कर दी गई है, ठीक है? पहले उनके ये कार्यकारिणी जो सदस्य होते थे परिषद में, उसमें 4 लोग थे, बाद में 3 कर दी गई, और साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को भी ये घटाकर ये 4 से 3 जो है जो भी कर दिया गया। तो अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, पर इतना समझो कि गवर्नर जनरल होता है, और उसके अंडर में एक काउंसिल होती थी उस समय। उस काउंसिल में 4 लोग होते थे जो कि उसको सुझाव देते थे, उसके अनुरूप उसे काम करना होता था। तो उनकी संख्या जो है घटा दी गई। बस ये लाइन ध्यान में यहाँ पर जो है रखिएगा। अगला है आपका गवर्नर जनरल की परिषद को, यानी कि जो ये परिषद थी उनकी, ये जो है काउंसिल थी, तो इनको युद्ध, संधि, सैन्य, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति भी इनको दे दी गई। ठीक है? यानी कि धीरे-धीरे इनकी, यानी कि ये जो ये ब्रिटिश सरकार थी, धीरे-धीरे ये अब ये क्या कर रही थी, अपने जो है अधिकारों के माध्यम से ये रूलिंग इसने करना शुरू कर दिया था। ठीक है? इस लाइन में हमसे यही कहना चाह रहा है। अगला है आपका कि गवर्नर ये जनरल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के ये बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। मतलब कि भई ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई गवर्नर वो जनरल हो, वो देशी राजाओं के साथ में वो क्या हो मिल जाए। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल
जो बनाया गया था और इसकी अनुमति जो है उस गवर्नर ये जो जनरल को लेनी होती थी अगर किसी भी देशी रियासत के साथ में अगर युद्ध करना हो, संघर्ष या फिर दोस्ती या फिर सहयोग अगर उसको लेना होता था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी, उसके माध्यम से वो लेता था। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ये सारी चीजें जो है लाई गई थी। अगला आपका देशी राजाओं से युद्ध अथवा संधि करने से जो पहले पूर्व गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टर्स की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया, जो कि अभी मैंने आपको इसी लाइन में समझा दिया है। ठीक हो गया, यानी कि ये इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इससे जो है क्या लेगा, अनुमति लेगा, उसके बाद ही काम करेगा। और उसके साथ में अगला पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी प्रांतीय सरकार को हटा दे जो कि केंद्रीय शासन का अनुपालन जो है न करे। ठीक है, मतलब अगर किसी भी गवर्नर जनरल के अधीन में कोई ऐसा छोटा बड़ा अगर प्रांत है जो कि इसके अनुरूप नहीं चल रहा है तो वो उसके ऊपर वो कब्जा जो है कर सकता है और या फिर उसके जो है अधिकारों को अमान्य कर सकता है। तो ये जो है अधिकार गवर्नर जनरल को यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में आगे हम देखें, अगला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में एक जो है कोर्ट की स्थापना हुई जो कि भारत में नियुक्त अधिकारियों के अवैध कार्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज ये कर सकती थी। मतलब इंग्लैंड में एक ऐसी कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक हो गया, और जहाँ पर कि भारत में नियुक्त जो ब्रिटिश अधिकारी थे तो अगर वो कोई गलत काम करते थे तो उनके विरुद्ध भी मुकदमा वहां पर होता था। तो ऐसे केस में ये बहुत सारे ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है मुकदमे भी हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में ये भी रखना है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगली ये पॉइंट हमसे इसमें कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट में कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना और कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए क्या प्रबंधन के लिए ये हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक ये कार्यों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया, जो कि पहले ये दोनों एक में थे ना, तो इसमें जो है तोड़ दिया गया, यानी कि वाणिज्यिक यानी कि जो है कॉमर्शियल उनका जो भी काम कंपनी का है वो अलग वे में करेंगे और राजनीतिक वाले जो भी काम होंगे वो अलग वे में करेंगे। ठीक हो गया, तो ये सब चीजें दोनों को अलग अलग भागों में ये बांट दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन आती है जो कि कहीं पर भी एग्जामों में आएगी कि कंपनी के अधीन क्षेत्र जितने भी थे भारत में, ठीक है, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये पूछा जाएगा वो कौन सा एक्ट था, तो वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अगला है आपका ये चार्टर है 1813 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट। तो अब इसमें क्या था, इसमें बस 2-3 लाइनें ही इसमें केवल इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम इसको देख लेते हैं फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, क्योंकि 1833 वाला वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वाले से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसमें क्या है कि स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को ये करारोहण का अधिकार भी दिया गया, जो कि क्या पहली बार अंग्रेजों की भारत के प्रति स्थिति जो है स्पष्ट हो गई। यानी कि धीरे धीरे जो है इन लोगों ने क्या किया, टैक्स रिफॉर्म करना शुरू कर दिया इस चार्टर एक्ट के द्वारा। बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अगला है आपका कि ये कंपनी के अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी दे दिया। ये किनको दे दिया, कंपनी को। बस 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, 2 चीजों को ध्यान में यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, तो अगला ये जो आता है आपका अगला चार्टर है, ये महत्वपूर्ण है 1833 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों का जो भी आपका सेशन आपका आज हो रहा है ना, ये सेशन को या आप लोग कल जो है याद भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1833 का अधिनियम, अब ये क्या था भाई, तो भारत में संविधान निर्माण के आंशिक संकेत इस एक्ट में दिखाई देते हैं। क्या क्या होता है इसमें, जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसी में एक मैंने आपको समझाया था कि इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर ये जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो ये बना, तो देखिए नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आप सभी को कि लॉर्ड विलियम, ये लॉर्ड विलियम ये बेंटिंग है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ध्यान में आपको जो है रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया,
चलिए आगे हम अब बढ़ेंगे। तो ऊपर वाली हम लाइन पे थे, तो गवर्नर जनरल को संपूर्ण जो है देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का जो है अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इस समय इसका मतलब कंपनी का जो भी क्षेत्र था वो ब्रिटिश शासन के जो अधीन में था, और उन क्षेत्रों के लिए गवर्नर जनरल को एक बजट जो है बनाने का अधिकार दिया गया। अगला आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उनको छोड़ देता हूँ। कि अगला है आपका कि नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग जो है इस अधिनियम से में किया गया। ठीक है, नियामक कानून का मतलब यह है कि जो है अगर कोई पहले से अगर वो नियम है और उसमें संशोधन करके कुछ नया मतलब रूलिंग के लिए अगर बनाते हैं, तो उसके जो स्थान पर ये ना रहकर अधिनियम या एक्ट शब्द का प्रयोग जो है किया जाएगा, यानी कि भविष्य में कुछ भी आगे कुछ होगा तो वो अधिनियम या एक्ट के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, वो इसमें हो गया। अगला है इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो पदनाम जो है दिया गया। ठीक हो गया, यानी कि इसी वजह से से भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण भी हुआ। यानी कि देखिए, ये पहले बंगाल तक मामला सीमित था, फिर बंगाल से ये गवर्नर ये जनरल तक का ये मामला जो है सामने ये निकल कर आया था। उसके बाद में ये धीरे धीरे फिर ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में ये मतलब कि जो है ये परिपूर्ण हो गया। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कई बार सवालों में आया है, इम्पोर्टेंट है, मैं बाद में आप लोगों से कल पूछूंगा अभी। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीजें होनी है इसमें। तो देखिए, अब इसमें ये जो कुछ आपको ये की पॉइंट ये दिए गए हैं, तो इसमें आपको हर चीज याद में रखनी है क्या क्या होता है। तो देखिए, विलियम बेंटिंक भारत के लिए पहले गवर्नर ये जनरल ये जो है जो बने थे, जो कि इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। ठीक हो गया, जो कि इस नाम में ये मेरे सामने ये आता है। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। मतलब कि कंपनी जो थी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, उसके एक इस अधिकार को पूर्णतः जो है समाप्त जो है कर दिया गया। और इसके अधिकारों में थोड़ी बहुत ये वृद्धि भी जो भी की गई, लेकिन एक जो है अधिकार ये जो है हटा दिया गया। ठीक है, अगला है इसमें आपका आता है इस वाले चार्टर में कि शासन में भारतीयों की आंशिक भागीदारी का की शुरुआत भी होती है, क्योंकि इसमें जो कुछ ये स्थानीय ये जो है वो थे निकाय थे, तो उसमें जो है भारतीयों यानी कि उसमें जो है भारतीयों को लिया जाने ये लगा था। ठीक हो गया, यानी कि उनकी ही अब सहायता से आगे हर पॉइंट को जो समझ कर और आगे की एक्टिविटी को ब्रिटिश सरकार जो है बनाती थी। और कभी आपसे सवाल पूछ देगा कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी, ये जो ऊपर ये पॉइंट ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं अधिनियम और इंग्लिश में एक्ट। तो इसलिए कभी कभी हिंदी में वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो इंग्लिश वर्जन देख लिया करो एग्जाम में। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट ये वैसे है नहीं, तो इसको हम चाहें तो स्किप करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक ही चीज इसमें केवल आती है इम्पोर्टेंट, ये है आपकी मैकाले समिति की नियुक्ति। बस 1853 की बात जो हो रही है ना, इसमें ये मैकाले समिति की नियुक्ति होती है 1854 में। एक यही चीज इसमें इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हमने वन बाय वन जो है कंपनी के शासन को लगभग देख लिया है। ठीक हो गया, अब यहाँ से हम जो अगला आपका सेशन स्टार्ट होगा, अब यहाँ से हम क्या चीज हम देखेंगे, ये ताज का शासन जो कि 1858 से 1947 तक ये रहा। उसके बाद में भारत स्वतंत्र हो गया इनसे। ठीक है, तो वन बाय वन इन चीजों को हम देख लेते हैं। तो देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम, अब ये क्या क्या चीजें हैं और ये क्यों ये ये इम्पोर्टेंट है, और इसी अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी जो कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है भविष्य में किसी भी एग्जामों में। तो बेसिक स्वरूप को आपको ध्यान में यहाँ पर जो है जो भी रखना पड़ेगा। अगर आपके पास में संविधान की कोई बुक अगर नहीं है,
तो आप जो है ये वैसे परीक्षावाड़ी की लेटेस्ट बुक जो है ले लीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी हाल ही में संशोधन हुए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ामों में आ सकते हैं, जो कि आपको जो है परीक्षावाड़ी वाले सेशन में जो मिल जाएगा। ठीक है? यानी कि भा उस बुक का नाम है भारतीय संवि